नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों कैसे हूती विद्रोहियों ने दे दी अमेरिका को चेतावनी। कहा हमारे 10 लोगों को शहीद किया है, अब संभल कर रहना, एक हफ्ते के अंदर तुम्हें तबाह कर कर छोड़ेंगे तुम्हारे अमेरिकी ठिकानों को। आखिरकार क्यों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर बोला हमला। कहा फिलहाल देश की जनता परेशान हो रही है और प्रधानमंत्री प्रचार में लगे हुए हैं। बताएंगे क्या कुछ हुआ है और आखिर कैसे दोस्तों अखिलेश यादव ने फिर से एक बार पीडीए का छेड़ा राग। अखिलेश बोले 80 सीट जीतकर बीजेपी को करेंगे सत्ता से बाहर। आखिरकार क्यों ईवीएम पर चुनाव आयोग घिर गया है, क्यों ईवीएम मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग नहीं दे रहा टाइम, और राहुल गांधी की न्याय यात्रा से क्यों बीजेपी को लगेगा 24 में बड़ा झटका। तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले यमन के हूती विद्रोहियों की अमेरिका को चेतावनी। अमेरिका ने हूतीस के 2 जहाज उड़ा दिए थे, जिसके बाद अब अमेरिका पर बरस पड़ा है यहाँ पर हूती विद्रोही। आपको बता दे चले यमन के हूतीस ने साफ किया है कि उनके 10 जवान 10 लोग शहीद हो गए इस हमले में। उन्होंने कहा कि हम इजराइल की ताक में थे, लेकिन अमेरिका ने हमारे 2 जहाज़ों को उड़ा दिया। हूतीज ने कहा कि इसका अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा। हूती विद्रोहियों ने कहा कि फिलहाल हम एक हफ्ते के अंदर अमेरिका के कई ठिकानों को ध्वस्त करने वाले। हूती ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल वो एक हफ्ते के अंदर अपने लोगों का बदला लेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर घिरे। राहुल गांधी बोले देश में रोजगार, महंगाई, गरीबी ये मुद्दे होना चाहिए, लेकिन धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ती है बीजेपी और धर्म के नाम पर लोगों को भटकाती है। आपको बता दें दरअसल दोस्तों इस वक्त राम मंदिर का मुद्दा चरम पर है। खास कर बीजेपी इस मुद्दे का बार बार यूज कर रही है। एक बार वो 2 बार इस मुद्दे का यूज करके चुनाव जीत चुकी है, तीसरी बार भी वो राम मंदिर को ही मुद्दा बना रही है। जाहिर सी बात है बीजेपी अपने लिए एक मुद्दा तैयार रखती है, इसके बाद भी उसने 2 मस्जिदें और हैं जिनको मुद्दा बना लेगी वो दोस्तों आगे चलकर। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से बढ़ गई हैं मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों दरअसल एक अल कासम के मुजाहिदीनों ने किया जोरदार हमला। दोस्तों कल दिन भर चली जोरदार झड़प। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों मुजाहिदीनों ने एक बिल्डिंग के अंदर घुसकर कई यहाँ पर यहूदियों को घेर लिया और यहूदियों को दोस्तों मौत के घाट भी उतार दिया। आपको बताते चले फिलहाल इजराइल हमास की जंग के बीच में अब यहाँ पर मुजाहिदीनों का ये बड़ा हमला माना जा रहा है। अल कासम के मुजाहिदीनों ने दोस्तों पूरी तरीके से अल कासम मुजाहिदीन ने गाज़ा के कैंप के अंदर पूरी तरीके से घुसकर बमबारी की, जिसके बाद आपको बता दें कई यहूदी सैनिक मारे गए और बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक बड़ी सारी इमारत भी ढह दी गई, जिस इमारत में छुपकर वो लोग वहाँ से मुकाबला कर रहे थे जितने भी इजराइल के सैनिक थे। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरे फंसे। रेपिस्ट दोस्तों 3 रेपिस्टों का मामला अब गर्माता चला जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों IIT BHU में 3 छात्रों ने गैंग रेप किया था, लड़की के कपड़े उतरवाकर उसका वीडियोस भी बनाया था, जिसके बाद आपको बताते चले ये आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे, पूरे 60 दिनों से। और इस दौरान सबसे बड़ा खेल ये था कि वो बीजेपी के लिए प्रचार करते फिर रहे थे। कभी स्मृति ईरानी से मिल रहा था दोस्तों, रेपिस्ट फोटोज आप देख सकते हैं। कभी यहाँ पर दोस्तों वो बाकायदा मध्य प्रदेश के प्रचार में लगे हुए थे, तो कभी राजस्थान जा रहे थे। मतलब वो 60 दिन तक घूमते रहे, पुलिस ने उनको हाथ तक नहीं लगाया। और दोस्तों अब तर्क ये दिया जा रहा है कि पुलिस उनकी ताक में बैठी हुई थी। आप समझिए दोस्तों 60 दिन तक, 60 दिन कितने होते हैं, 2 महीने तक वो आरोपी आराम से घूमते रहे लड़की के साथ दुष्कर्म कर, लेकिन दोस्तों किसी ने उनको पकड़ा नहीं। और अब बहाना ये लिया जा रहा है कि पुलिस तो उनकी ताक में थी, उनके नंबर पुलिस के पास थे। मतलब आपकी पार्टी के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है, उसके बाद भी पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, क्योंकि आपको पता था कि वो आपकी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। आप खुद ही उन्हें नहीं पकड़वाना चाहते थे। अब जब ये मामला बहुत गर्मा गया तो आपने उन्हें पकड़वा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वो छूट भी बहुत जल्दी जाएंगे। जैसे हाथरस के गैंगरेप के आरोपी थे, उनको कैसे बरी कर दिया गया, बेचारी उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला। ऐसा ही दोस्तों यहाँ भी हो सकता है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी और बाकायदा स्मृति ईरानी सबके साथ है। आपको बताते चले दोस्तों आखिर
सरकार फिर से एक बार कांग्रेस मारेगी अपना एक तुरुप का इक्का। जी हाँ, आपको बताते चलें अब की बार दोस्तों कांग्रेस की अगली नज़र आंध्र प्रदेश पर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बड़ी प्रचंड जीत हुई है, सबसे पहले कर्नाटक में, उसके बाद तेलंगाना जहाँ पर कांग्रेस सबसे कमज़ोर थी तेलंगाना में, वहाँ पर उसने पूरी तरीके से ताकत झोंक कर सरकार बना ली। अब दोस्तों माना जा रहा है अगला प्लान राहुल गांधी का आंध्र प्रदेश है। बताया जा रहा है आंध्र प्रदेश में दोस्तों जो वाई.एस. शर्मिला है, यानी कि वहाँ के जो मोहन रेड्डी हैं दोस्तों, उनकी बहन जो वाई.एस. शर्मिला है वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर सकती हैं। बताया जा रहा है उन्होंने बीते दिन सोनिया गांधी से मुलाकात की और सोनिया गांधी से मुलाकात कर कर जो है मोहन रेड्डी की जो बहन है वाई.एस. शर्मिला, वो उनकी पार्टी को उसमें विलय कर सकती हैं कांग्रेस में। यानी कि दोस्तों अब कांग्रेस का अगला मिशन आंध्र प्रदेश है। आपको बताते चले दक्षिण में कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। हालांकि हिंदी राज्यों में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 ही राज्य हैं, वो भी एक में मिली जुली सरकार है और दूसरा जो हिमाचल है वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। हालांकि 2 राज्य और थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वो हाथ से चलेगा अब की बार। खैर दोस्तों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूँ कि उन्होंने पूरी कोशिश की, अशोक गहलोत ने तो पूरी जान ही झोंक दी थी। और अगर भूपेश बघेल की बात की जाए तो बघेल ने भी पूरी जान झोंकी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसानों को मुआवजा मिलता था दोस्तों, सबसे ज़्यादा रेट मिलता था अनाज का, लेकिन आप समझिए फिर भी उनको वोट कम मिले, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हार गए। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर बुरी मुश्किल में फंस गया है दोस्तों इजराइल के ऊपर दोस्तों कहर बनकर बरसेंगे हूतीज़। जी हाँ, आपको बताते चले दरअसल अमेरिका और इजराइल को मिला हुआ मानता है हूती विद्रोहियों का साफ कहना है कि उनके 10 सैनिक जो मारे गए हैं इसमें अमेरिका के साथ इजराइल भी मिला हुआ है। हालांकि हूती तो पहले से ही इजराइल से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब 2 गुनी स्पीड से बरसेंगे हूती विद्रोही, क्योंकि आपको बताते चले 2 शिपों को उड़ाने के चक्कर में 10 हूतीज़ मारे गए हैं। जिसके बाद साफ साफ ये ऐलान कर दिया गया कि वो अब अमेरिका को हर तरफ से मारेगा। सिंपल सी बात ये है कि वो अमेरिका को छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसकी लड़ाई में अब इजराइल पर और भी तेज़ी से हमले होंगे, क्योंकि दोस्तों इजराइल और अमेरिका इन दोनों को मिला हुआ माना जाता है। और ऐसे में खैर ये तो सबके सामने ही कि इजराइल सबसे ज़्यादा मदद भी अमेरिका से लेता है। आपको बताते चले दोस्तों मोदी सरकार के ख़िलाफ़ एक बार फिर से गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले पीडीए के आगे नहीं टिक पाएगा एनडीए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इंडिया और पीडीए के सामने टिक नहीं सकता एनडीए। अखिलेश ने बताया कि कैसे बीजेपी ने 2014 के बाद से जनता के सारे सपने तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि 10 साल बहुत होते हैं, प्रधानमंत्री 10 साल से सत्ता में दोस्तों और पीएम का पद संभाले हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया, ये सबसे बड़ी बात है। 10 सालों में मनमोहन सिंह साहब ने नक्शा बदल दिया था, इस देश की जीडीपी को सबसे ऊपर लेकर गए थे। वो पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे जिनको लोग आज भी याद करते हैं और 100 साल बाद भी याद करते रहेंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब जैसा दोस्तों कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैंने उनके काम देखे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं जानकारी लेता रहता हूँ पहले के लोगों की। मैंने देखा है कैसे मनमोहन सिंह साहब ने इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे बड़े फैसले लिए थे, जिसकी वजह से आज भी अर्थव्यवस्था दोस्त चौकस है, वरना मोदी सरकार ने तो पूरा डुबाने का काम कर ही दिया था। और इसीलिए मनमोहन सिंह साहब की लोग इतनी इज्जत करते हैं कि दोस्तों उन जैसा प्रधानमंत्री होना बहुत ही, आप समझिए, नामुमकिन ही समझिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने देश के लिए जो किया था वो काबिल तारीफ़ था। आपको बताते चले दोस्तों मोदी सरकार के ख़िलाफ़ क्यों भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रक ड्राइवरों ने खोल दिया मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले अब ट्रक ड्राइवरों ने, क्योंकि 2024 आ गया है, नया साल आ गया है, तो कुछ नियम बदल दिए गए हैं। बताया गया है कि जो ड्राइवरों के लिए सख्ती बरती गई है, जैसे कि दोस्तों जो रात को हिट एंड रन के जो केस हो जाते हैं, ट्रक उड़ाते हुए निकल जाते हैं, उसका जुर्माना 10 लाख कर दिया गया है और 7 साल की सज़ा बताई जा रही है, यह 10 साल की। तो इसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है। मोदी सरकार के इस कानून को ड्राइवर काला कानून बता रहा है और सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात यह है कि क्योंकि खासकर कि ज़्यादा घटनाएं ट्रक ड्राइवरों के साथ ही होती हैं, इसलिए जो सारे ड्राइवर सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इनका अगला प्लान क्या है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी राम मंदिर के नाम पर राम भक्तों का अपमान करती है और वो सिर्फ राम मंदिर का यूज़ अपनी राजनीति के लिए कर रही है। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रभु श्री राम सबके हैं, पूरे देश के हैं, वो किसी एक धर्म या किसी एक जात के नहीं है, वो सभी के हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी सिर्फ
इस चीज़ का इसलिए यूज़ करती है दोस्तों क्योंकि जाहिर सी बात है उसको वोट चाहिए। और ये जो राजनीति हो रही है आज से नहीं दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कई बार इस चीज़ का यूज़ किया, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी सच में शामिल थे दोस्तों बाबरी मस्जिद को गिराने में। लेकिन बीजेपी के ये नेता जो बाबरी के नाम पर वोट मांगते हैं दोस्तों, इनका कोई योगदान नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि नफ़रत की राजनीति चलती है तो सब ये कहते हैं कि हमारा भी हाथ था, हमने भी गिराई थी। और जब दोस्तों आप समझिए जब कोर्ट केस हुआ था तो सब पीछे हट गए थे। अगर ये लोग इतने ही बड़े वाले शेर दिल थे तो तब कोर्ट के सामने क्यों नहीं बोला कि हाँ हमने ही मस्जिद गिराई है। लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों बरी कर दिया गया, क्यों उन्होंने नहीं कहा कि हाँ हमने गिराई थी बाबरी मस्जिद। क्योंकि आप समझिए जब कोर्ट के सामने सच बोलने की बात आई तब तो ये मुकर गए। मैं तब मानता कि हाँ आप लोग शेर हो, आपने गिराई थी, जब आप ये कह देते कोर्ट के सामने कि हाँ हमने ये करा है, लेकिन आपने साफ मुकर गए। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ बातों के बोल बच्चन हो। वैसे भी किसी के धर्म स्थल को गिराकर यूँ डींगे मारना कि हाँ हमारा हाथ था पैर था, ये तो गलती है दोस्तों। किसी के भी धर्म पर उंगली उठाना या किसी के धर्म का मजाक उड़ाना ये हमारे संस्कार नहीं है, क्योंकि हम दोस्तों इंडिया में रहते हैं और इंडिया सबका है, हर धर्म के इंसान का है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल पूरी तरीके से हिजबुल्लाह ने कर दी तबाही दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह के अटैकों से डरा पड़ा इजराइल। दरअसल आजकल हिजबुल्लाह ने अपने अटैक बंद कर दिए, लेकिन दोस्तों अभी भी लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना ने अपने लोगों से कहा है कि वो संभल कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हिजबुल्लाह कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह के हमलों से पहले ही इजराइल दहला हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह को रोकने के लिए कई चीज़ें की गई थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ किया है कि फ़िलहाल वो पीछे नहीं हटने वाला है। हमले तो होते रहेंगे, लेकिन सीधी सी बात यह है कि फ़िलहाल इस चीज़ को सुलझाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि देश की राजनीति बदलने लगी है। हर राजनीति का एक मकसद होता है। वो राजनीति दोस्तों अगर जनता के लिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर जनता के ख़िलाफ़ होने लगे और जनता दोस्तों आप समझिए उस चीज़ को समझ ना पाए, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके और हमारे दिमाग से बाहर है। क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी के नेता जिस तरीके की वाणी का यूज़ करते हैं, ख़ास करके विदेश के नेता और हिजबुल्लाह को लेकर, वह अलग ही दिखाई देता है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ेंगे लोग। जी हाँ, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, यही नारा दिया जाएगा। दरअसल राहुल गांधी दोस्तों बहुत जल्दी अपनी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान दोस्तों हमें काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। न्याय यात्रा का मतलब भी आप समझ लीजिए। न्याय यात्रा का मतलब ये है दोस्तों कि देश में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि राहुल गांधी की, आपको याद होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने दोस्तों एक माहौल बना दिया था। राहुल गांधी की ये यात्रा इसलिए भी ज़रूरी थी दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। यही कारण है जो भारत जोड़ो यात्रा के तर्क पर ही दोस्तों अब ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, इसमें राहुल गांधी का एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है दोस्तों कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर राहुल गांधी देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो बीजेपी राजनीति कर रही है वो राजनीति दोस्तों देश के लिए कितनी ख़तरनाक साबित होने वाली है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी की इस यात्रा में दोस्तों तमाम विपक्ष जुड़ने वाला है, और ये तो साफ हो गया कि राहुल गांधी की यात्रा काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी आपसे कहा था, फिर कहेंगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्क पर ही राहुल गांधी की नई यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में अब ये देखना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के तहत दोस्तों कहाँ से और कितने लोग जो है यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चले 3 रेपिस्ट वाले मामले में बीजेपी और स्मृति ईरानी घिर चुके हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं मिल रहा है। दरअसल आपको बताते चले अब सपा ने सवाल उठाए। सपा ने कहा कि रेपिस्टों की पार्टी बन चुकी है बीजेपी, जो रेपिस्टों को बचाने का काम करती है। दरअसल 60 दिन तक दोस्तों एक छात्रा का रेप करने के बाद बाकायदा ये लोग आराम से घूमते फिरते हैं मध्य प्रदेश टू राजस्थान। उसके बाद भी दोस्तों इनको कोई पकड़ता नहीं है। प्रचार करवाते हैं ये पार्टियों का, क्योंकि ये तीनों के तीनों दोस्तों भाजपा IT सेल के प्रमुख बताया जा रहा है। इनमें से एक तो अभी चुनाव भी लड़ने वाला था, और एक की स्मृति ईरानी के साथ फोटो है, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी फोटो है। और दोस्तों इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इन लोगों को अच्छे से जानती है। जो लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए थे दोस्तों, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, अब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार पार्टी में आने का सबसे बड़ा मोटिव होता क्या है। ये लोग सोचते हैं कि एक बार हम किसी राजनीतिक पार्टी में चले गए,
फिर तो हमारे बाप का राज है, हम किसी भी लड़की को छेड़ें, रेप करें, कोई हमें कुछ थोड़ी ना कह सकता है। लेकिन भैया इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो बिना राजनीति के भी तुम्हें सबक सिखा सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, इसराइल हमास की जंग के बीच में बौखला उठा अमेरिका और डर भी गया। दरअसल आपको बताते चले, अब अमेरिका दोस्तों डर गया है यमन से, कह रहा है कि हमें यमन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि यमन और हमारे बीच में युद्ध हो। उन्होंने कहा कि हमें जो है टेंशन फ्री चाहिए। दरअसल दोस्तों अमेरिका कह रहा है कि हम यमन से, ठीक है दोस्तों, हूतीस से कोई भी लफड़ा नहीं चाहते। लेकिन एक बात आपने नोटिस की, एक तरफ आपने 2 शिपें उड़ा दी, दूसरी तरफ कह रहा आप कोई लफड़ा अब नहीं चाहते। क्योंकि दोस्तों हूतीस ने भी अमेरिका के कई चीज़ों को अपना निशाना बनाया था, जिसके बाद ये भड़क गए। लेकिन आपको बताते चले अब बड़े पैमाने पर गेम होने वाला है, क्योंकि यमन ने तो साफ कर दिया है वो अमेरिका को नहीं छोड़ने वाला, और अमेरिका के साथ अब उसकी झड़प होगी। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल अब देश जो है दोस्तों तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता हुआ मुझे तो नज़र आ रहा है। देश में एक के बाद एक जो यहाँ पर देशों का विलय हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी हो रहा है इसको लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं हम। और देश में दोस्तों बदलाव ज़रूर चाहिए, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं चाहिए जो इंसान को कहीं ना कहीं इंसान ना समझे, और उसके खिलाफ जो भी रणनीति कर रहा है वो ना करे। क्योंकि जाहिर सी बात है देश की राजनीति थोड़ी बदली बदली सी तो है, बदले बदले इनसे नज़र आते हैं साहेब आज। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर निकाल दी भड़ास। संजय रावत बोले राम मंदिर का मुद्दे को भुनाए जा रही है सरकार, एक ही मुद्दे पर और कितनी बार वोट मांगोगे। दरअसल दोस्तों राम मंदिर का मुद्दा 2014 के बाद से ही चला आ रहा है, और इस मुद्दे पर दोस्तों बीजेपी वोट मांग रही है। वैसे अगर जर्नी देखी जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम से इस पर वोट मांगे जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद 2 बार वोट मांगे, लेकिन बुरी तरीके से फेल हो गए। उस वक्त तो कम से कम दोस्तों उनके करीबी जो है उन लोगों ने भी इस चीज़ पर कई सवाल खड़े किए थे, और ऐसे में ये साफ दिखा है कि ये सब कुछ हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की देश में कहीं ना कहीं एक अलग ही राह बन चुकी है, और ऐसे में दोस्तों हमारे देश में जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। इसलिए अब हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि आपको बताते चलें कि फ़िलहाल ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और हर मामले की तरह इस मामले पर भी तुल दिया जा रहा है। इसको ख़त्म होना चाहिए जल्द से जल्द। आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में क्या तुर्की लेने वाला है बड़ा एक्शन? जी हाँ, लेकिन तुर्की से पहले आपको बात बता दूं कि ये जो तुर्की ने जो एक्शन लिया है ना दोस्तों, उसको लेकर भी इजराइल में अब भड़कम मच गया है। दरअसल आपको बताते चले तुर्की हमेशा से ही गाज़ा की मदद कर रहा है, वो कई बार जो है राहत सामग्री भी भेज चुका है। ऐसे में अब माना जा रहा है दोस्तों तुर्की जो है वो इजराइल से बदला लेगा, और ये बदला दोस्तों उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों को अब तक इजराइल ने मार दिया है, मासूम गाज़ा के लोगों को। मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और दोस्तों अब जो होने वाला है ख़ास करके उस चीज़ को लेकर जो है ये सब चीज़ हो रही है। लेकिन एक बात तो साबित हो चुकी है कि फ़िलहाल यहाँ पर तमाम लोगों को जो यहाँ पर समझ में नहीं आती ये बात, और ऐसे में दोस्तों हमें भी कई चीज़ों को नोटिस करना होगा। क्योंकि आपको बताते चलें कि फ़िलहाल हूती जो तुर्की है उसने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दी थी कि वो इसराइल का साथ ना दे। लेकिन आपको बताते चलें अब इसराइल के साथ साथ अमेरिका का भी दुश्मन बन चुका है तुर्की, अर्दोगान। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को लपेटा। आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी को हर उस चीज़ से डर है जो हम करते हैं, हम करप्शन मुक्त पार्टी हैं, इसीलिए बीजेपी हमसे चिढ़ती है। दरअसल दोस्तों केजरीवाल बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि फ़िलहाल बीजेपी ने झांकी निकालने से रोका है, और इसका सीधा सा रीज़न ये है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है, आम आदमी पार्टी से जो यहाँ पर भय खाती है। इसी को लेकर बुरी तरीके से दोस्तों फंस चुका है जो है यहाँ पर। और ये साफ दिखाई दे रही है कि मोदी सरकार की तानाशाही अब इतनी बढ़ गई है कि लोगों को लाल परेड निकालने पर भी रोका जा रहा है। तो कम से कम दोस्तों इस राजनीति को स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है केजरीवाल अगर कुछ करना चाहते हैं 26 जनवरी पे फंक्शन, तो उन्हें करने देना चाहिए भाई, ये तो उनका निजी वो है। क्योंकि दोस्तों पहले भी कम से कम इन लोगों को इस चीज़ के ऊपर मार पड़ चुकी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल काफ़ी कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है यहाँ पर दोस्तों हर चीज़ कमज़ोर और धीमी पड़ ही जाती है। फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे वीडियो आगे